मैं डॉक्टर गौरी काटे महाराष्ट्र में भुलेश्वर टेम्पल पे रिसर्च किया। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कुछ हो सकता है क्या? जैसे आप उधमपुर में आए तो जब आपने नागर शैली तो है ही, क्योंकि जब हम बाबोर टेम्पल गए थे तो आप कि वो ऊर्जा केंद्र है जो लौकिक से पारलौकिक परालौकिक तक ले जाता है। जो हमारे JNK के टेम्पल्स में अलग एनर्जी जो आपको मिली वो क्या थी? गुफा जो परंपरा है, और दूसरा वर्ग जो क्रिमची और बाबोर वाला था, तो ये बहुत बड़ी उधमपुर की एक क्या कहेंगे, उधमपुर के लिए खजाना है कि जो खजाना है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे शो ट्यूनिंग उधमपुर में। मैं हूँ आरजे कविता और आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर गौरी श्रीकांत काटे जी। मैम रिसर्चर हैं, PhD स्कॉलर हैं, टैगोर स्कॉलर हैं। महाराष्ट्र के भुलेश्वर टेम्पल पर मैम ने गहरी रिसर्च की है और अभी फिलहाल मैम उधमपुर आए हैं यहाँ के मेडिवल टेम्पल्स को रिसर्च करने के लिए। मैम ने गौरीकुंड, सुधमादेव, मानतलाई, क्रिमची टेम्पल, बाबोर टेम्पल और भी ढेर सारे टेम्पल्स को क्लोजली विजिट किया। मैम ने हमारी मेडिवल साइट को क्लोजली ऑब्जर्व किया। जिन लोगों को आर्कियोलॉजिकल साइट्स में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को जानना है कि मेडिवल टाइम्स पे मंदिरों का मतलब क्या होता था, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बने रहिए, एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। पहले उनका परिचय जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरी काटे पुणे महाराष्ट्र से हूँ। रेडियो उधमपुर में मुझे बुलाने के लिए आभार प्रदर्शित करना चाहूँगी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और फाइन आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट। अभी वो एक नई ब्रांच बनी है। मेरा काम जो है वो मंदिरों में या फिर जो मध्ययुगीन काल की मंदिर थे और उसमें जो शिल्पकला थी उसके बारे में और उसके स्थापत्य कला के बारे में लोगों तक पहुंचाने का और वो उसमें छिपे राज ढूंढने का मेरा प्रयास रहता है। बाद में मेरा जो काम था, संशोधन का काम था, वो टैगोर फेलोशिप जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मुझे मिली थी, उसमें भी मैंने चित्र और शिल्प का योग साधना से कैसे ताल्लुक है वो खोजने का प्रयास किया था। और अभी भी मेरा वो आगे का काम शुरू है एज एन रिसर्चर। मैम, जैसे आपने बताया कि आप रिसर्चर हैं, तो आपने महाराष्ट्र में भुलेश्वर टेम्पल पे रिसर्च किया, तो मंदिरों को देखने का आपका नजरिया कैसे बदला? मध्ययुगीन काल में बहुत बड़ी मंदिर परंपरा रही है और जिसमें स्थापत्य कला का एक प्रगति या फिर एक विकास होता चला गया। जब मैंने पहली बार वहाँ पे विजिट किया तो बस ये भौतिक रूप में स्थापत्य शैलियाँ हैं, इसके अलावा भी वहाँ बहुत कुछ था ऐसे मुझे लगा। और फिर मेरी खोज जो हुई वो शुरू कर दी मैंने, और ऐसे करते फिर मुझे एक लगा कि यहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कुछ हो सकता है क्या, तो ये जिज्ञासा लेके मैं अभी उधमपुर में आई हूँ। तो मैम, जैसे आप उधमपुर में आए तो जब आपने यहाँ पर मेडिवल मंदिरों पे देखना शुरू कर दिया, बाबोर टेम्पल है, हमारे क्रिमची टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे आपका क्या कनेक्शन लगा कि महाराष्ट्र और हमारे उधमपुर के टेम्पल्स में क्या कनेक्शन था? हाँ, अभी स्थानिक रूप से देखा जाए, भारत का भौगोलिक रूप अगर हम देखें या फिर भौगोलिक स्थान देखें कि जो उत्तर में मंदिर है और दक्षिण में मंदिर है, तो महाराष्ट्र जो है वो बीच में आता है। हाँ, तो दक्षिण की शैली का जो द्राविड़ शैली कहते हैं उसके आधार पर या फिर उससे विकसित हुई एक स्थापत्य शैली महाराष्ट्र में विकसित हुई, जिसे भूमिज शैली कहते हैं। अभी यहाँ की जो है जैसे कि क्रिमची टेम्पल्स है या फिर बाबोर टेम्पल्स है, उसमें अगर हम स्थान देखना चाहे तो वो उत्तर में, भारत के उत्तर में है। और वो जो एरिया पूरा एक हमारा एक अखंड प्रांत जैसे कहते हैं वो, हाँ, अखंड भारत भी। और जम्मू कश्मीर में एक सेंट्रल प्लेस था, मतलब एक मुख्य केंद्र था वो व्यापार का भी। और जहाँ पे व्यापार ज्यादा हो या फिर आना जाना ज्यादा हो, और वो जैसे कि हम हाईवे कहते हैं, है ना, जैसे, तो वहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट विकास होता है। तो यहाँ के मंदिर की जो स्थापत्य शैली है उसमें एक प्रभावी तौर पे देखा जाए तो नागर शैली तो है ही, क्योंकि नागर शैली सबसे नजदीक थी। द्रविड़ शैली के भी कुछ सुराग यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन ग्रीकों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स कलिंग शैली का भी जो कुछ एक गुण विशेष है वो भी हमें इसी स्थापत्य शैली में दिखाई देते हैं।
मैम जैसे आप खुद एक आर्टिस्ट है, विजुअल आर्टिस्ट है, पेंटर है, आप लाइव पेंटिंग्स भी करते हैं, हमने आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स देखी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। और आप जब इन मंदिरों को देखते हैं, पुराने मंदिरों को जो कि मेडिवल टाइम की 11th 9th 10th सेंचुरी के जो मंदिर हैं, तो आपकी पेंटिंग में क्या इसमें इंस्पिरेशन मिलती है? पेंटिंग पे अभी क्या है, ये पूरी धरोहर जो है मंदिर स्थापत्य शैली की वो विजुअल में दृश्य रूप से तो सामने आती ही है। हाँ, दृश्य रूप में एक विजुअल आर्ट के प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जैसे मूल तत्व कहते हैं, वो तो सब उन्होंने एक उनका अलग शास्त्र बनाया था, स्थापत्य शैली का एक अलग शास्त्र, उसके लिए ग्रंथ भी है, जैसे कि नागर शैली के लिए समरांगण सूत्रधार है। तो वो जो शास्त्र बनता है कि अच्छा मूर्त रूप किस में से छलके या फिर क्या करे, कैसी रेखाएं बनाए, कितना तराशा जाए। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि ये जो संवेदनाएं बारीकी रूप से या फिर नक्काशी जो है वो इतने सूक्ष्म रूप को ध्यान में रख के जो बनाई गई है, वो आज की कला में भी वैसे अगर छलके तो वो ज़्यादा जैसे कि कालातीत कहते हैं कि बहुत सालों तक वो जीवित रहती है, क्योंकि इतनी सदियों बाद भी ये मंदिर परंपरा है लघु चित्र शैली, वो आज भी वैसे की वैसी जीवित है। तो ये आज के लिए ये प्रयास करना चाहिए जो कलाकार है या फिर कोई सीखना चाह रहा है, तो ये एक अलग बात उसमें से अपने आप सीखने को मिलती है। ये सब पुरानी चीज़ों को या फिर पुरानी परंपराओं को उससे जो ग्रंथाधार लेके उसका जो खुलासा करना है या फिर उसको जान लेना है, वो अपने आप में एक जैसे कि जीवन का पहलू तराशा जाए, हीरा कैसे तराशते हैं या फिर चमकता है, वो यहाँ से सीखने को मिलता है। मैम जैसे आपने जम्मू के टेम्पल्स भी विजिट किए, अखनूर के टेम्पल्स विजिट किए, हमारे उधमपुर के टेम्पल्स को विजिट किया, हाँ। तो आपने देखा होगा कि आज क्या ये टेम्पल्स उस कंडीशन में हैं या उतने संभाले हुए हैं कि या हम इनके लिए फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हमें करनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो मध्ययुगीन परंपराएं थी या फिर मौर्य काल से भी देखा जाए, जहाँ से वास्तुकला हमें विकसित तौर पे भारत में देखी जा सकती है, जो कि माध्यम पत्थर उन्होंने इस्तेमाल किया था, और पत्थर जो कालातीत है, मतलब पत्थर बहुत साल रह सकता है, वो उन्होंने इस्तेमाल किया था माध्यम के रूप में। पूरे भारत में अपने आप ये परंपरा शुरू हुई थी और वो कई सदियों तक चलती रही। हमें बस यही प्रयास करना है कि ये सूक्ष्म रूप और भव्य रूप हम कैसे ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सालों तक बचा सके। कि बहुत बार ऐसे होता है कि वहाँ की शिलाएं उठा के घर पे लगा देते हैं या फिर घर बनाए जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ना करें। हमारी जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है कि जो वो संभालने के लिए अगर हम उसे आधार दे सके, उसे सपोर्ट कर सके, अगर कोई ऑफिशियली वहाँ पे अपॉइंटेड हो भी नहीं तो उसके लिए प्रयास हम जो गांव के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, स्पेशली यूथ की, जो आज जवान लड़के हैं या फिर उनको इसमें अगर एक जैसे कोई सोशल वर्क करना चाहता है तो ये एक सोशल वर्क ही है, सामाजिक रूप ही है जो आगे तक पूरी समाज को दिशा दे सकता है। समाज के लिए अगर ऐसे कुछ हम योगदान दे सके ये धरोहर संभालने के लिए, कुछ भी हो, कोई भी रूप हो, लेकिन बस जो है वो अच्छे से संभाल के रखा तो भी बहुत कुछ है, उसमें से भी बहुत कुछ हम समझ सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे आपने बहुत सारे टेम्पल्स पे रिसर्च किया, अपने महाराष्ट्र में किया, यहाँ पे आपने बहुत सारे टेम्पल्स देखे और ये आप फाइन आर्ट्स के टीचर भी हैं, तो इन जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, विजुअल आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में या आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि उनको क्या करना चाहिए?
पहले तो ऑफिशियल इनके कोर्सेस अभी है, मतलब सिटी एरियाज़ में मुझे यहाँ का ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं, लेकिन सिटी एरियाज़ में, शहरों में जाए तो इनके लिए ऑफिशियल कोर्सेस है। कुछ कुछ जैसे कि दिल्ली की कुछ संस्थाएं हैं या फिर ललित कला जैसे हमारे राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने एक जैसे कि ऑनलाइन कोर्स रहता है ना, वैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी शुरू किए हैं। अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र से या किसी दूसरे विषय से जुड़े हो तो भी आप वो कर सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो आप फुल टाइम करना चाहो जैसे कि मैंने किया है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि एक प्रैक्टिकली संभाला जाए, फिर एक व्यावसायिक तौर पे उसमें आगे कुछ करना चाहो तो अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी बनानी होती है। तो वो थोड़ा सा जोश अगर हो या फिर वो चाह हो तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, मैं इस जर्नी में आपके साथ थी। हाँ। तो मैंने जब हम बाबोर टेम्पल गए थे तो आप थोड़ा इमोशनल हो गए थे वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को देख के, तो वो एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी आपकी कि वहाँ पर आप इमोशनल क्यों हुए थे? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा आप इमोशनल हो गए थे। हाँ, वो अभी तो जब कभी ऐसी बात होती है कला के बारे में या फिर उसके सूक्ष्म संवेदनाओं के बारे में, बेसिकली क्या है, हमारी परंपरा जो भारत की रही है उसमें ग्रंथों का आधार लेके 64 कलाएं मानी गई है, और 64 कलाओं में से 5 ललित कलाएं मानी गई है। अभी ललित कला कौन सी है जो आपको अंदर से जागृत कर दे, तो वैसे 5 मानी गई है। उसमें से आलेख्य, विजुअल आर्ट जो है वो एक है। अभी मैं पूरा जो मेरा सफ़र है वो विजुअल आर्ट में ही रहा है, दृश्य कला में ही रहा है। और ये मौन कला है। मौन मतलब हम बाकी की कलाओं में सादरीकरण या फिर परफॉर्मेंस होता है, इस कला में क्या होता है कि अपने आप को खुद जानना होता है और फिर बाकी आपके पास जो है वो जान के अपने आप कुछ निर्मित करना वो होता है। और ये सब जब आप प्रयास करते हो तो पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं अपने आप, ना कि बस पूरे जग से, वर्ल्ड बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, यू हैव टू गो बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। और ये जो मंदिर परंपरा है उसमें तो जो पूरा रहस्य छिपा है ब्रह्मांड का या फिर तत्व ज्ञान का वो है, तो वो अपने आप, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो ऊर्जा केंद्र है ना, तो हर एक शिल्प या फिर हर एक विजुअल वो बोलेगा जो ऊर्जा वहाँ तक जो पहुँचेगा उसमें वो अंदर जानी चाहिए। तो वो ऊर्जा ही आपको एक प्रोत्साहित करती है या फिर आपको जैसे आज की भाषा में कहा जाए तो एक हिला देती है। और वो जो खुशी है या फिर वो जो आनंद है वो कुछ तो मिला है हमें यहाँ, जो लौकिक से पारलौकिक परालौकिक तक ले जाता है, जो परम शिव तक ऑफकोर्स जाता है। मैम, जैसे आपने अपनी रिसर्च में बहुत सारे टेम्पल्स विजिट किए, ऑल ओवर इंडिया टेम्पल्स विजिट किए, तो हमारे उधमपुर या हमारे JNK के टेम्पल्स में अलग एनर्जी जो आपको मिली वो क्या थी? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मुझे एक विशेषता उधमपुर के साइट्स के बारे में मैं जान पाई कि यहाँ पे 2 कैटेगरीज है। मतलब अगर हम पूरे साइट्स का वर्गीकरण या फिर कैटेगराइजेशन किया जाए तो एक जो है वर्ग उसमें आएगा नैसर्गिक स्रोत की गुफा जो परंपरा है, जैसे कि हमने नाभा माता टेम्पल है या फिर वैष्णो माता है, ऐसे बहुत सारे होंगे और भी। तो एक बीच में हम जाते समय भी एक छोटी सी गुफा थी, वहाँ पे भी गए थे। या फिर आप शंभू जहाँ पे लिखा है वो एक नेचुरल केव है, नैसर्गिक प्राकृतिक गुफा जिसे बोलते हैं वो है। तो ये ऐसे केंद्र होते हैं कि जहाँ से अलग ऊर्जा अपने आप प्राकृतिक रूप से वहाँ पे मौजूद होती है। जिन लोगों को उसका एहसास हुआ है उन्होंने वहाँ पे ध्यान धारणा या फिर योगियों ने तपस्या की है और अभी वो हमारे लिए वैसी की वैसी रखी है। और मानव को भी वो हमें एक थैंक यू बोलना चाहिए कि वो गुफा आज भी, मतलब आपके उधमपुर के सब जनता को ही वो, हाँ, कि उन्होंने वैसे गुफा आज भी प्रिजर्व करके रखी है। वहाँ पे कोई नया डालना या फिर कोई नया कंस्ट्रक्ट ऐसे किया नहीं है, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये एक वर्ग हुआ। और दूसरा वर्ग जो क्रिमची और बाबोर वाला था, वहाँ पे एक अलग जो ट्रेडिशन है कि जैसे राजा
राजा जब थे 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं शताब्दी तक, तो उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव लिया या फिर प्रेरणा ली कि जिनको वो अनुभव हुआ वो वर्शिप करके या फिर वो उपासना मार्ग अपना के कि जिससे मानव अपने आप में ऊपर उठ के जिसके लिए मानव का जन्म है वो ध्येय साध्य कर सकता है। जो राजाओं को ये प्रेरणा मिली है उन्होंने ही ऐसे मंदिर बनवाए हैं कि जहाँ पे मानव निर्मित वो मंदिर है, वो वहाँ पे प्राकृतिक रूप से कुछ है नहीं। प्राकृतिक रूप से क्या है कि वहाँ पे ऊर्जा स्रोत है, वहाँ पे जैसे कि सेंटर ऑफ एनर्जी कहते हैं वो मिले हैं, वो ढूंढ के वहाँ पे कुछ मंदिर जैसा या फिर कोई वास्तु बनवा लेना, ये वो राजाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये बहुत बड़ी उधमपुर की एक क्या कहेंगे, उधमपुर के लिए खजीना है कि जो खजाना है, जो 2 वर्गों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में पूरा एक ही है। और शायद मुझे कभी मौका मिले कि ये क्या परंपरा है, इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य क्या है, वो मैं अगर सामने ला सकूं तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी जो आपने अनुभव किया वहाँ पे। तो मुझे संवेदना है या फिर आपको अंदर से हिला देता है या फिर एक अपनेपन की जो भावना होती है वो वहाँ पे महसूस हुई। तो वो ही वहाँ का एक गुण विशेष है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे रेडियो उधमपुर में आए, और पर्सनली मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ नया सीखा कि हमारी जो साइट्स हैं, टेम्पल्स को किस नज़र से देखते हैं, टेम्पल्स के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या पार्ट्स होते हैं। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा आपका पॉडकास्ट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इनका पॉडकास्ट सुने। वंस अगेन मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप हमारे रेडियो उधमपुर में आए। थैंक यू वेरी मच। और मैं खास तौर पे जो इसके लिए जिन लोगों ने योगदान दिया या फिर मेरे लिए सपोर्टिव भूमिका जो निभाई है, जैसे कि कविता जी है, सानिया जी है, इनके सर पूरा यूनिट है, और मैं बस खोज करने के लिए आई थी या फिर कुछ देखने के लिए आई थी, लेकिन ऐसा मौका मुझे मिलेगा सबके सामने आने का, तो ये सब क्रेडिट उनको ही जाता है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच।